Hello friends, I am Akash from ssclasses.in and welcome to this video। और आप देख रहे हैं नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट सीरीज जिसका नाम है एमसीक्यूज एक्सप्रेस। और इस सीरीज में हम किसी पर्टिकुलर चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। और आज हम देखने वाले क्लास 12 का 5th चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, इसके टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड एमसीक्यूज। और ये चैप्टर जेनेटिक्स का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसका नीट में भी बहुत ज़्यादा वेटेज होता है। तो आपको बस एक काम करना है, इस वीडियो को एंड तक देखना है और एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है, क्योंकि सभी के सभी एमसीक्यूज नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। So friends, we are discussing top 50 MCQs from chapter Principles of Inheritance and Variations। वीडियो देखते समय आपको बस एक काम करना है, जब मैं ऑप्शन शो करूंगा तो आपको वीडियो को पॉज करना है और उस क्वेश्चन को ट्राई करना है, और जब मैं आंसर शो करूंगा तो आपको उस क्वेश्चन का आंसर देखना है और चेक करना है कि आपका आंसर करेक्ट है या इनकरेक्ट। इससे आपका प्रॉफिट ये होगा कि आप चेक कर पाएंगे कि आपका प्रिपरेशन लेवल किस लेवल का है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। Question first, in which of the following condition the phenotype may be affected? Options are, correct answer is option B, when the modified allele produce a non-functional enzymes। अब allele मतलब क्या? allele का मतलब होता है कि different molecular forms of gene। Now question second, hybrids are generally, and the options are weak, strong, like as a parents, and mutant। Correct answer is option B, strong। Experimental verification of chromosomal theory of inheritance was given by, and the options are Mendel, Boveri, Sutton, and Morgan। Correct answer is option D, Morgan। सबसे पहले ग्रेग नाट मेंडल, इन्होंने जेनेटिक्स में अपने एक्सपेरिमेंट किए थे, और उसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट जैसे सटन, बोहरी, डिवराइस, कोरेंस, इन सब साइंटिस्ट ने जेनेटिक्स में अपना रोल दिया। लेकिन जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है, ये सबसे पहले मॉर्गन इन्होंने दिया। नाउ क्वेश्चन फोर्थ, what is the genetic disorder in which an individual has an overall masculine development, that is gynecomastia, and is sterile? And the options are, correct answer is option B, Klinefelter syndrome। Klinefelter syndrome एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। नॉर्मली वैसे देखा जाए तो किसी इंडिविजुअल में 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम और 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के 2 टाइप होते हैं, एक होता है ट्राइसोमी और एक होता है मोनोसोमी। जब क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा ऐड होता है तब हम ऐसी कंडीशन में हम ट्राइसोमी बोलते हैं, और जब क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में एक क्रोमोसोम कम हो जाता है तब हम ऐसी कंडीशन में मोनोसोमी बोलते हैं। जो क्लीनफेल्टर सिंड्रोम होता है वो ट्राइसोमी का एग्जांपल है, और ये सिंड्रोम मेल्स में होता है। क्लीनफेल्टर सिंड्रोम में एक एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, इसके कारण 46 की बजाय टोटल 47 क्रोमोसोम्स होते हैं, और ऐसे मेल्स में XY की बजाय XXY ऐसा कार्योटाइप बन जाता है। और ऐसे मेल जिनमें क्लीनफेल्टर सिंड्रोम होता है उनमें ओवरऑल मस्कुलाइन डेवलपमेंट हो जाता है, और इसके साथ ही ऐसे मेल्स में फीमेल कैरेक्टर आ जाते हैं। इनमें डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट हो जाता है, और इसी को हम गायनोकोमास्टी बोलते हैं। ऐसे मेल्स स्टेराइल होते हैं, मतलब वो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते। बात की जाए ऑप्शन ए मतलब टर्नर सिंड्रोम, तो ए सिंड्रोम फीमेल में हो जाता है, और ये मोनोसोमी का एग्जाम्पल होता है। और ऐसे फीमेल्स में 46 की बजाय 45 क्रोमोसोम होते हैं, उनमें एक एक्स क्रोमोसोम कम होता है, और इनमें 44 प्लस XX की बजाय 44 प्लस X0 मतलब टोटल 45 क्रोमोसोम्स होते हैं। नाउ क्वेश्चन फिफ्थ, सिलेक्ट द करेक्ट मैच, एंड द ऑप्शंस आर, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, राइबोजाइम न्यूक्लिक एसिड। TH मॉर्गन ट्रांसडक्शन, ये बिल्कुल रॉन्ग होगा, क्योंकि TH मॉर्गन इन्होंने क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस ऑफ वेरिएशन इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था। इन्होंने ट्रांसडक्शन नाम की कोई चीज़ को इन्वेंट नहीं किया है। उसके बाद जो ऑप्शन सी है ग्रेगनार मेंडल ट्रांसफॉर्मेशन, ये भी रॉन्ग होगा। ट्रांसफॉर्मेशन है ये ग्रिफिथ नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। उसके बाद जो ऑप्शन डी है F2 क्रॉस रिसेसिव पेरेंट डायब्रिड क्रॉस,
ये बिल्कुल रॉन्ग होगा। जब टू जनरेशन के किसी इंडिविजुअल को रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करते हैं तब हम ऐसे क्रॉस को टेस्ट क्रॉस बोलते हैं, डायहाइब्रिड क्रॉस नहीं बोलते। लेकिन जो ऑप्शन बी है राइबोजाइम न्यूक्लिक एसिड, ये बिल्कुल करेक्ट होगा क्योंकि राइबोजाइम एक एंजाइम होता है और ये एक न्यूक्लिक एसिड है। नाउ क्वेश्चन 6, select the correct match and the options are correct answer is option A sickle cell anemia autosomal recessive trait। ये बिल्कुल करेक्ट होगा। जो जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है मेंडेलियन डिसऑर्डर और सेकंड होता है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। और जो मेंडेलियन डिसऑर्डर होता है उसमें भी दो टाइप होता है, एक होता है सेक्स लिंक डिसऑर्डर जिसमें एक्स और वाई क्रोमोसोम इन्वॉल्व हो सकते हैं, और सेकंड होता है ऑटोसोमल लिंक डिसऑर्डर इसमें द क्रोमोसोम अपार्ट फ्रॉम सेक्स क्रोमोसोम इन्वॉल्व होते हैं, मतलब ऑटोसोम। अब जो ऑप्शन ए सिकल सेल एनीमिया इज ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट, ये करेक्ट होगा क्योंकि सिकल सेल एनीमिया ये ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट होता है। लेकिन जो ऑप्शन बी है थैलेसीमिया इज एक्स लिंक्ड, ये बिल्कुल रॉन्ग है क्योंकि थैलेसीमिया ये भी ऑटोसोमल लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर होता है। उसके बाद हेमोफिलिया ये भी एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर होता है। और जो ऑप्शन डी है फिनाइलकीटोनुरिया इज ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट, ये भी रॉन्ग होगा क्योंकि फिनाइलकीटोनुरिया ये ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट नहीं बल्कि ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट होता है। नाउ क्वेश्चन 7, हाउ मेनी ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट varieties did Mendel select as pairs which were similar except in one character with contrasting characters and the options are correct answer is option C 14। ग्रेगनर मेंडल इन्होंने अपने जेनेटिक्स के एक्सपेरिमेंट में टोटल 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर इन्वॉल्व किया था। इसका मतलब टोटल 14 कैरेक्टर उन्होंने इन्वॉल्व किए थे और इसके लिए उन्होंने पाइसम सटाइवम इस प्लांट को अपने एक्सपेरिमेंट में लिया था। नाउ क्वेश्चन 8, क्रॉस बिटवीन हाइब्रिड एंड रिसेसिव पेरेंट इज एंड द ऑप्शंस आर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी टेस्ट क्रॉस। अभी अभी हमने डिस्कस किया था कि जो हाइब्रिड और रिसेसिव पेरेंट के बीच क्रॉस होता है उसको हम टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। इस क्रॉस से हम F2 जनरेशन में किसी प्लांट के जीनोटाइप के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम किसी पेरेंट को देखकर आसानी से पता लगा सकते हैं कि उसका फिनोटाइप क्या है, मतलब इज दिस प्लांट इज टॉल और ड्वार्फ। लेकिन हम प्लांट के जीनोटाइप मतलब प्लांट है कैपिटल टी और स्मॉल टी, इसके बारे में हम कोई पता नहीं लगा सकते, इसलिए हम टेस्ट क्रॉस कराते हैं। टेस्ट क्रॉस में F2 जनरेशन का कोई हाइब्रिड मतलब कोई भी प्लांट और रिसेसिव पेरेंट में हम क्रॉस करवाते हैं और इससे हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि प्लांट का जीनोटाइप क्या है, मतलब प्लांट कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, इन दोनों में प्लांट का जीनोटाइप क्या है। नाउ क्वेश्चन 9, in case of incomplete dominance F2 generation has and the options are correct answer is option B genotype ratio equal to phenotypic ratio। नॉर्मली वैसे देखा जाए तो मेंडल ने जो 3 लॉज दिए, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रेगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, तो उनमें से जो फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस उसके अनुसार देखा जाए तो इस लॉ मतलब लॉ ऑफ डोमिनेंस के अनुसार जब हम दो प्लांट मतलब एक टॉल और एक ड्वार्फ ऐसे दो प्लांट के बीच क्रॉस करवाते तो हमें F1 जनरेशन में सभी के सभी टॉल प्लांट मिले थे। लेकिन जब हम इन्हीं में मतलब जैसे मान लीजिए कैपिटल टी स्मॉल टी और एक दूसरा प्लांट मतलब कैपिटल टी और स्मॉल टी, इन दोनों में क्रॉस कराते तो हमने देखा था कि हमें फिनोटाइपिक रेशियो 3:1 मतलब 3 टॉल और 1 ड्वार्फ ऐसे मिला था। लेकिन जो जीनोटाइपिक रेशियो था वो 1:2:1 मतलब कैपिटल टी A1 और कैपिटल टी A2 और स्मॉल टी A1 ऐसा जीनोटाइपिक रेशियो मिला था। लेकिन जब हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात करते हैं मतलब ऐसी कंडीशन जिसमें F2 जनरेशन में हमें टॉल और ड्वार्फ दोनों में से कोई भी ट्रेट नहीं मिलता है और इन दोनों के बीच में मतलब कोई भी इंटरमीडिएट ट्रेट्स मिल जाता है, इसको हम इनकम्प्लीट डोमिनेंट बोलते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जीनोटाइपिक रेशियो और फिनोटाइपिक रेशियो दोनों के दोनों इक्वल होते हैं, जैसे 1:2:1। नाउ क्वेश्चन 10, genotype of hybrid is known by crossing and the options are
एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए F2 विथ रिसेसिव पेरेंट। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, गलती से वो बी दिखा रहा है, सो मेक इट करेक्ट। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए F2 विथ रिसेसिव पेरेंट। रिसेसिव पेरेंट और F2 जनरेशन में क्रॉस करवा के पता लगा सकते हैं कि F2 जनरेशन के हाइब्रिड का एक्चुअली जीनोटाइप क्या है, और इसी को हम टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। नाउ क्वेश्चन 11th, द नंबर ऑफ फिनोटाइप्स इन ABO ब्लड ग्रुपिंग इज, एंड द ऑप्शंस आर, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 4। ABO ब्लड ग्रुपिंग में टोटल 4 फिनोटाइप होते हैं, जैसे A, B, O या फिर AB। इसका मतलब किसी इंडिविजुअल का A ब्लड ग्रुप, B ब्लड ग्रुप, O ब्लड ग्रुप या फिर AB ब्लड ग्रुप हो सकता है। तो ये हो गए 4 फिनोटाइप। नाउ क्वेश्चन 12th, द नंबर ऑफ जीनोटाइप्स इन ABO ब्लड ग्रुपिंग इज, एंड द ऑप्शंस आर, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 6th। ABO ब्लड ग्रुपिंग में टोटल 4 फिनोटाइप होते हैं, लेकिन इसमें जो जीनोटाइप्स होते हैं वो टोटल 6 हो सकते हैं। नाउ क्वेश्चन 13, व्हेन ए क्लस्टर ऑफ जीन्स शो लिंकेज बिहेवियर दे, एंड द ऑप्शंस आर, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी डू नॉट शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जीन्स का ऐसा क्लस्टर जो लिंकेज दिखा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, तो जाहिर सी बात है कि ऐसी कंडीशन में हमें इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट देखने को नहीं मिलेगा और रिकॉम्बिनेशन नहीं हो पाता। नाउ क्वेश्चन 14, विच इज कनेक्टेड विथ मल्टीपल फिनोटाइप्स, एंड द ऑप्शंस आर, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें एक जीन मल्टीपल फिनोटाइप दिखाता है, और ऐसी जीन को हम प्लियोट्रॉपिक जीन बोलते हैं। नाउ क्वेश्चन 15, अ बेबी ऑफ ब्लड ग्रुप ए कैन नॉट हैव पेरेंट्स, एंड द ऑप्शंस आर, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी हस्बैंड बी एंड वाइफ ओ। ऑब्वियसली जिस पेरेंट में ब्लड ग्रुप ए नहीं होगा, उन पेरेंट के पास उनके बेबी में भी ब्लड ग्रुप ए नहीं हो सकता है। इसका मतलब हस्बैंड भी और वाइफ हो, इन दोनों में भी ब्लड ग्रुप ए इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए जब हम क्रॉस कराएंगे तब उनके बेबी के पास भी ब्लड ग्रुप ए नहीं हो सकता है। नाउ क्वेश्चन 16, प्योर लाइन इज कनेक्टेड विद द डेवलपमेंट ऑफ, एंड द ऑप्शंस आर, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए होमोजाइगोसिटी। नाउ क्वेश्चन 17, how many types of gametes are required for F2 generation of a monohybrid cross, and the options are, correct answer is option D 2. Now question 18, possible blood group of a children born to parents having A and AB groups are, and the options are, correct answer is option B A, B और AB। ऐसे पेरेंट्स जिनके पास एक पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप ए और सेकंड पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप ए बी है, तो उनका बेबी होगा, उस बेबी का ब्लड ग्रुप या तो ए होगा या फिर बी होगा, नहीं तो थर्ड चांस है कि उनका ब्लड ग्रुप ए भी होगा, लेकिन ब्लड ग्रुप ओ होने के कोई चांसेस नहीं है। नाउ क्वेश्चन 19, कैपिटल टी क्रॉस स्मॉल टी, एंड द ऑप्शंस आर, correct answer is option C test cross. Now question 20, a cross involving a parents differing only in one trait is, and the options are, and the correct answer is option A monohybrid। मान लीजिए एक जीन है जो हाइट को कोड करता है, तो उसमें या तो टॉल फ्लैंट होगा या तो डॉर्फ फ्लैंट होगा। तो हम देख रहे हैं कि इसमें केवल एक ट्रेड का डिफरेंस है, या तो टॉल या फिर डॉर्फ, तो इसी को हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। नाउ क्वेश्चन 21, which of the following contrasting traits is not studied by Mendel in his experiment, and the options are, correct answer is option B stem color। हमें पता है कि जो ग्रेगनर मेंडल थे, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में टोटल 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स को इन्वॉल्व किया था, यानी कि टोटल उन्होंने 14 पेयर्स के बारे में स्टडी की थी। इसमें उन्होंने स्टेम की हाइट, फ्लावर का कलर, फ्लावर का पोजीशन, पॉड का स्टेप या कलर, और इसके साथ ही सीड का शेप और सीड का कलर, इसके बारे में उन्होंने स्टडी किया था। लेकिन मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में स्टेम के कलर के बारे में कोई भी स्टडी नहीं किया था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी स्टेम कलर। नाउ क्वेश्चन 22,
Mendel was successful in discovering the principles of inherent as. And the options are correct answer is option A. He ignored the linkage in gametes. मेंडल अपने एक्सपेरिमेंट में सक्सेसफुल इस कारण हुआ क्योंकि उसने गैमेट्स में लिंकेज इस टर्म को इग्नोर कर दिया था। हमें पता है कि गैमेट्स में लिंकेज होता है, पर जब गैमेट्स लिंकेज दिखाएंगे तब गैमेट्स आसानी से रिकम्बाइन नहीं कर सकते, और अगर गैमेट्स आसानी से रिकम्बाइन नहीं करते तो मेंडल का लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये भी फेल हो जाएगा। मेंडल अपने एक्सपेरिमेंट में सक्सेसफुल इसी कारण हो गया क्योंकि उसने लिंकेज नाम के इस टर्म को इग्नोर कर दिया था। नाउ क्वेश्चन 23, the allele which is unable to express itself in the presence of another is called, and the options are करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी रिसेसिव। ऐसे एलील जो किसी दूसरे एलील के प्रेजेंस में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते उनको हम रिसेसिव एलील बोलते हैं, और जो एक्सप्रेस करते हैं उनको हम डोमिनेंट एलील बोलते हैं। नाउ क्वेश्चन 24, मोनोहाइब्रिड क्रॉस प्रोड्यूस बोथ टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट्स इन द रेशियो 3:1, देयर जीनोटाइप्स वुड बी, एंड द ऑप्शंस आर, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। जब हम इन दोनों में क्रॉस करवाएंगे तब हम आसानी से देखेंगे कि हमारे पास जो फिनोटाइपिक रेशियो होगा, मतलब टॉल इज टू ड्वार्फ, वो 3:1 होगा। नाउ क्वेश्चन 25, alleles are, and the options are correct answer is option A, different molecular forms of genes. Alleles are nothing but they are the different molecular forms of the genes. फ्रेंड्स, अब तक हमने इस वीडियो के हाफ क्वेश्चन कवर किए, और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से एक लाइक कीजिए, और इस वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल साइंस के साथ को सब्सक्राइब कीजिए। नाउ क्वेश्चन 26, 2 allelic genes are located on, and the options are correct answer is option B, 2 homologous chromosomes। 2 allelic genes ये हमेशा 2 homologous chromosomes पर लोकेटेड होते। होमोलोगस क्रोमोसोम मतलब ऐसे 2 क्रोमोसोम जिनका एक्सटर्नल अपीयरेंस सेम होता है। और नाउ क्वेश्चन 27, अ क्रॉस बिटवीन कैपिटल P एंड स्मॉल p वुड प्रोड्यूस अ प्रोजेनी विथ, एंड द ऑप्शंस आर, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, जीनोटाइपिकली कैपिटल P एंड फिनोटाइपिकली P। जब हम इन दोनों में क्रॉस करवाएंगे तब हम आसानी से देखेंगे कि हमारे पास जो 4 इंडिविजुअल होंगे उनका जीनोटाइप ए कैपिटल P होगा। नाउ क्वेश्चन 28, नंबर ऑफ गैमेट टाइप फॉर्म बाय इंडिविजुअल विथ AABBCC, एंड द ऑप्शंस आर, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी 8th। नंबर ऑफ गैमेट्स फाइंड करने का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, वो होता है 2⁻n, और इसमें n होता है हेटेरोगैमेट्स, मतलब जैसे कैपिटल A स्मॉल a, कैपिटल B स्मॉल b और कैपिटल C स्मॉल c, इसमें n हो गया 3 क्योंकि इसमें 3a अलग अलग जीन्स है, इसलिए इसमें n होगा 3, और फार्मूला का यूज करके हम आसानी से पता लगाएंगे कि 2⁻3 इसमें टोटल गैमेट्स हो गए 8th। Now question 29, Mendel's material in experiment was, and the options are, correct answer is option C, Pisum sativum। मेंडल ने जो जेनेटिकल एक्सपेरिमेंट किए थे उसमें उन्होंने पाइसम सटाइवम इस गार्डन पी का यूज किया था। नाउ क्वेश्चन 30, which variations are temporary and are not transferred from one to next generations, and the options are, and the correct answer is option D, environmental variations। जो एनवायरमेंटल वेरिएशंस होते हैं ये टेम्पररी वेरिएशंस होते हैं, और ये वेरिएशंस जेनेटिक के साथ रिलेटेड नहीं है, इसलिए ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास नहीं हो सकते। नाउ क्वेश्चन 31, मॉर्गन डिड हिज एक्सपेरिमेंट बाय यूजिंग, एंड द ऑप्शंस आर, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। मॉर्गन ने अपने एक्सपेरिमेंट में ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर इस फ्रूट फ्लाई का यूज किया था। Now question 32, in insect the sex determination is of type, and the options are, correct answer is option B, XO type। इंसेक्ट में जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो XO टाइप होता है।
इसमें जो फीमेल होते हैं, फीमेल के पास पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम होते हैं और मेल के पास एक ही क्रोमोसोम होता है जिसका नाम होता है एक्स क्रोमोसोम। नाउ क्वेश्चन 33, इन एक्सोटाइप सेक्स डिटर्मिनेशन ऑप्शंस आर, and the correct answer is option D. A female egg has a pair of X chromosome. एक्सोटाइप ऐसा सेक्स डिटर्मिनेशन इंसेक्ट में होता है और इसमें फीमेल के पास एक्स क्रोमोसोम का एक पेयर होता है, लेकिन मेल के पास केवल एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, उनके पास कोई भी वाई क्रोमोसोम नहीं होता। इस कंडीशन को हम मेल हेट्रोगैमेटी बोलते हैं। नाउ क्वेश्चन 34, मेल हेट्रोगैमेटी कैन बी, एंड द ऑप्शंस आर, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी, क्योंकि मेल हेट्रोगैमेटी ये एक्सोटाइप की हो सकती है या फिर एक्स वाई टाइप की भी हो सकती है। एक्सोटाइप ये इंसेक्ट में और एक्स वाई टाइप ये ह्यूमन बींग्स में होते हैं। नाउ क्वेश्चन 35, द नंबर ऑफ जीनोटाइप प्रोड्यूस व्हेन इंडिविजुअल ऑफ जीनोटाइप AABBCC आर क्रॉस्ड विथ ईच अदर, एंड द ऑप्शंस आर, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 27। किसी भी इंडिविजुअल के जीनोटाइप फाइंड करने का एक फॉर्मूला होता है, वो फार्मूला होता है 3n, और इसमें जो n होगा वो होगा हेटेरोगैमेटी, मतलब इसमें n = 3 होगा क्योंकि इसमें 3 डिफरेंट जीन्स हो गए। और फार्मूला का यूज करके हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं कि 3 मतलब इसका आंसर होगा 27 जीनोटाइप। नाउ क्वेश्चन 36, the number of phenotypes produced when individual of genotype AABBCC are crossed with each other, and the options are, correct answer is option A 8th। जिस प्रकार जीनोटाइप फाइंड करने का फॉर्मूला होता है 3n, उसी प्रकार फिनोटाइप फाइंड आउट करने का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है 2n, और इससे ऑप्शन ए मतलब 8, क्योंकि 2 3 8th ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन 37, the graphical representation to calculate all the possible genotypes of offspring in a cross is called, and the options are, correct answer is option A Punnett square। Now question 38, multiple phenotype is seen in, and the options are, correct answer is option B polygenic inheritance। polygenic inheritance का ऐसा टाइप होता है जिसमें मल्टीपल फिनोटाइप हमें देखने को मिल जाते हैं। एग्जाम्पल हो गया स्किन कलर। नाउ क्वेश्चन 39, आउट ऑफ 2 allele ऑफ द सेम जीन वन फाइंड्स मॉर्फोलॉजिकल एक्सप्रेशंस, द फिनोमेना इज, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी डोमिनेंस। नाउ क्वेश्चन नंबर 39, a man with blood group B and a woman with blood group O will have a children with blood groups, and the options are, correct answer is option D P or O। Now question 40, blood group of mother is A and son is B, the blood group of father will be, and the options are, correct answer is option C B। मदर का ब्लड ग्रुप ए और सन का ब्लड ग्रुप बी है, तो हमें पूछ रहे हैं कि फादर का ब्लड ग्रुप क्या होगा। तो जाहिर सी बात है कि जब हम इसमें क्रॉस करवाएंगे तो हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो फादर का ब्लड ग्रुप होगा वो बी ही होगा। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 41, अ मैन विद ब्लड ग्रुप ए मैरिज अ वुमन विद ब्लड ग्रुप बी, देयर चाइल्ड हैज ब्लड ग्रुप ओ, व्हाट आर द पॉसिबल जीनोटाइप्स ऑफ पेरेंट्स, एंड द ऑप्शंस आर, करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। फादर का ब्लड ग्रुप ए और मदर का ब्लड ग्रुप ए बी है और जो चाइल्ड है उसका ब्लड ग्रुप ए है, तो इससे हम आसानी से पता लगा पा रहे हैं कि जो ऑप्शन बी है वो बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि जब हम इसमें क्रॉस कराएंगे मतलब स्मॉल आई, इसका मतलब ओ ब्लड ग्रुप ए सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बी में ही पॉसिबल है, क्योंकि जो बाकी ऑप्शन में इसमें ओ ब्लड ग्रुप ये किसी में भी प्रोड्यूस नहीं हो सकता है, इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नाउ क्वेश्चन 42, when two pairs of traits are combined in a hybrid, segregation of one pair of character is independent of the other pairs of character, the statement is of which law, and the options are, correct answer is option D law of independent assortment। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये डायहाइब्रिड क्रॉस के लिए मतलब
2 पेयर्स ऑफ ट्रेड्स के लिए इन्होंने, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसमें पेयर ऑफ कैरेक्टर का सेग्रीगेशन हो सकता है और दोनों पेयर एक दूसरे के साथ इंडिपेंडेंटली फ्यूज या फिर असॉर्ट कर जाती है और इसी को हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बोलते हैं। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन 43. Which law of Mendelian genetics can be considered as universal law? And the options are: correct answer is option B, law of segregation. Law of segregation is known as a universal law in Mendelian genetics because it does not have any exception and it is an important law in genetics. Now question 44. Which law of genetics is also known as the law of purity of gametes? And the options are: correct answer is option B, law of segregation. Law of segregation is known as law of purity of gametes because it tells us about the purity of gametes. Now question 45. Haplodiploid sex determination is found in, and the options are: correct answer is option C, honeybee. हनीबी में हैप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। इसमें जो मेल होता है वो हैप्लॉइड होता है विथ 16 क्रोमोसोम और जो फीमेल होते हैं वो डिप्लॉइड होते हैं विथ 32 क्रोमोसोम्स और जो मेल होता है ड्रोन, इसका फॉर्मेशन तब होता है जब फीमेल गैमेट में डेवलपमेंट हो जाता है यानी कि पार्थिनोजेनेसिस से, और जो फीमेल है इसका फॉर्मेशन तब होता है जब मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है। यही कारण है कि जो फीमेल है वो डिप्लॉइड होती है और जो मेल है वो हैप्लॉइड होता है और इस सेक्स डिटर्मिनेशन को हम हैप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन बोलते हैं। नाउ क्वेश्चन 46. Marriage between close relatives should be avoided because it induces more, and the options are: correct answer is option D, recessive alleles to come together. We should avoid marriage between close relatives because it induces more recessive alleles to come together और ये हमारे लिए हार्मफुल होगा क्योंकि इससे जो चाइल्ड प्रोड्यूस होगा उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हो सकते हैं। नाउ क्वेश्चन 47. Most favorite and ideal material for research in genetics, and the options are: correct answer is option D, fruit fly. फ्रूट फ्लाई को जेनेटिक्स में एज ए इम्पोर्टेंट टूल्स यूज किया जाता है और इसके बहुत सारे रीज़न है। इट कैन बी ग्रोन ऑन सिंपल सिंथेटिक मीडियम इन द लेबोरेटरी, उसको हम लेबोरेटरी में सिंपल सिंथेटिक मीडियम में ग्रो कर सकते हैं। इसके साथ ही उसका जो लाइफ साइकिल होता है वो केवल 2 वीक्स का होता है और हम फ्रूट फ्लाई का एक सिंगल मीटिंग से हम लार्ज नंबर ऑफ जेनिस प्रोड्यूस कर सकते हैं और इसके साथ ही हम इनके सेक्सेस मतलब मेल और फीमेल इन दोनों में आसानी से पता लग सकते हैं कि कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल, मतलब वी कैन क्लियरली डिस्टिंग्विश बिटवीन मेल एंड फीमेल। और लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट मतलब हेरिडिटरी वेरिएशंस दैट कैन बी सीन विथ लो पावर माइक्रोस्कोप्स, हम इनके जो हेरिडिटरी वेरिएशंस है इनको लो पावर माइक्रोस्कोप से आसानी से देख सकते हैं। इसलिए हम फ्रूट फ्लाई को एज ए इम्पोर्टेंट टूल्स इन जेनेटिक्स यूज करते हैं। नाउ क्वेश्चन 48. A plant having 24 cm long internodes is crossed with a plant having 12 cm long internodes. The hybrid have 80 cm long internodes due to, and the options are: correct answer is option A, incomplete dominance. Now question 49. Which of the following cross determines homozygosity or heterozygosity? Last question, that is question 50. Chromosomal aberrations are commonly observed in, and the options are: malarial cells, cancer cells, AIDS and calomania. And the correct answer for this particular question is option B, cancer cells. In cancer cells we observed chromosomal aberrations. तो फ्रेंड्स ये हो गए इस पर्टिकुलर चैप्टर के टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल साइंस के साथ को सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट।